अच्छा थोड़ी देर जरा वेट कर लें, क्लास पूरी होने दें। पेज 451 पे आए। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन इन सप्लाई चेन वेयर टैक्स इज अनपेड। भाई अगर कभी ऐसा हो कि होंडा जनरल टायर से टायर खरीदे और जब होंडा जनरल टायर से टायर खरीदे तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो होंडा को पता हो कि जनरल टायर जो है वो गड़बड़ करेगा और जनरल टायर जो है वो उस टायर को बेच देगा, बेच के होंडा से 1,17,000 ले लेगा, तो वो 17,000 जो है वो जनरल टायर अपने पास रख लेगा और अपने पास रख के हुकूमत के खजाने में जमा नहीं करवाएगा। तो जब उसको ऐसा पता चले कि वो हुकूमत के खजाने में जमा नहीं करवाएगा तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी अराइज होगी। जॉइंट एंड सेवरल से क्या मुराद है? दोनों लायबल होंगे या दोनों में से कोई एक भी लायबल हो सकता है। जॉइंट दोनों एंड सेवरल अलग अलग, यानी अलग अलग भी इनको पकड़ा जा सकता है। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी अलग अलग भी इनको पकड़ा जा सकता है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सेल, रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सेल कौन है? होंडा। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग अ टैक्सेबल सेल, होंडा। वेयर होंडा रिसीविंग अ टैक्सेबल सेल फ्रॉम जनरल टायर, जनरल टायर से, इज इन नॉलेज, होंडा को पता है और रीजनेबल ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट, या उसे तकरीबन यकीन है, दैट सम 17 में से 10 रुपए और ऑल या पूरा 17 ऑफ द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सेल, वो वाली सेल, कोई पुरानी सेल और कोई फ्यूचर सेल, उसे शक है, सस्पेक्ट कर रहा है, वुड गो अनपेड, ये गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा। इसको जरा छोड़ें। सच पर्सन होंडा as well as person making sale general tire shall be jointly and severally liable for unpaid tax। ये unpaid tax के लिए jointly दोनों भी और severally अलग अलग भी liable समझे जाएंगे। चलें जी एक बार दोबारा नजर मार लें। Where a registered person Honda receiving a tire from general tire, where Honda is in knowledge और है reasonable grounds कि उसे शक है, that some 17 में से 10 रुपए और ऑल या पूरे 17 रुपए ऑफ द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट सेल, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रीवियस सेल और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फ्यूचर सेल वुड गो अनपेड टू गवर्नमेंट। तो होंडा एज वेल एज पर्सन मेकिंग द सेल जनरल टायर शेल बी जॉइंटली, इकट्ठे, एंड सेवरली लायबल। जॉइंटली का मतलब होता है दोनों भी लायबल होंगे, सेवरली का मतलब होता है कोई हाथ में ना आया तो दूसरे को भी पकड़ा जा सकता है। हालांकि वैसे कसूर इसके अंदर जो है वो जनरल टायर का है, लेकिन पकड़ा होंडा को भी जा सकता है। अच्छा जी, अब होंडा हमेशा यही कहा करेगा मुझे तो नहीं पता था, जिस तरह आप कह देते ना मुझे क्या पता था अबू, वो तो मेरे दोस्त के बैग से निकली थी सिगरेट, मुझे क्या पता था। तो होंडा तो हमेशा ये मुझे क्या पता था, मेरा क्या कसूर था, मैं तो जनरल टायर से बड़ा नाम है, मैं तो टायर, मुझे क्या पता था। तो ये साबित हुकूमत करेगी। द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन टैक्स डिपार्टमेंट, बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन, ये साबित करने का बोझ टैक्स डिपार्टमेंट पे होगा कि होंडा को पता था, वरना होंडा तो बड़ा तेज है, वो हमेशा यही कहेगा मुझे क्या पता था। द बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन टैक्स डिपार्टमेंट। The board may exempt any transaction from the ambit of this section। बोर्ड अगर चाहे तो किसी ट्रांजेक्शन को इस सेक्शन के एम्बिट से निकाल के बाहर फेंके, फेंक दो भाई, हमें क्या। ओके चलिए बस ठीक है, करें शुरू। पास्ट पेपर्स कुछ देख ले। अच्छा जी, क्वेश्चन 57 का बी और सी देखें जरा। पेज 490 अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट enumerate any four features distinguishing between the concept of zero rate sale and exempt sale। तो जीरो रेट और एग्जेम्प्ट सेल में फर्क बताना है। तो ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 454 के टॉप पे, ऐसा ही है। जीरो रेट और एग्जेम्प्ट सेल में फर्क बताना है, पेज 454 के टॉप पे। अच्छा जी,
इसके बाद एक सवाल होगा 7-8 नंबर का ऊपर, कोई रिकॉर्ड्स वाला। ये क्वेश्चन 41.A, स्टेट द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रिलेटिंग टू मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सेल। इसमें देखिएगा 2 सवाल हैं अलग अलग, मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, 9 नंबर का है, मेंटेनेंस एंड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स बाय रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाईज। तो मोहतरम आप इसने कौन से रिकॉर्ड संभाल के रखने हैं, तो पेज 454 पे आए। मेंटेन में तो ये वाले हो जाएंगे ना, सेक्शन 22 वाले, 22 के 1 वाले, तो मेंटेन में हो जाएगा सेक्शन 22 का 1, 22 का 1। बस ये 1A 2A ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1 काफी है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए 1 काफी है। मेंटेन, ये काफी सारे हैं, आपको पता है, ABCD। रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स 24, रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर 6 years, सेक्शन 24। ओके, आगे देखें क्या लिखा हुआ है एक सवाल में, 57 का B, 57 का C। हाँ जी बताएं। आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग अ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सेल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एट हिज बिजनेस प्रेमिसेस और रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। 22 का 1। मेंटेनेंस का पूछा या रिटेंशन का पूछा है? मेंटेन कौन से रिकॉर्ड करें? मेंटेन, तो ये 22 का 1 है। ओके, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? देखे ना मेरे भाई, ये जो सेल मेड है ना, सेल मेड, ये भी मैं हाईलाइट करने लगा हूं येलो से। सेल मेड में ये बताने की जरूरत नहीं है, डिटेल्स ऑफ कंटेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। गुड्स परचेज्ड में ये बताने की जरूरत नहीं है, शेल शो डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, वैल्यू, ब्ला 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 ब्ला। गुड्स इंपोर्टेड में ये बताने की जरूरत नहीं है, तो कहते हैं डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। मतलब आप खाली लिखा हो रिकॉर्ड्स ऑफ सेल मेड, तो कहते हैं मैं आपको नंबर दे दूंगा। रिकॉर्ड ऑफ गुड परचेज लिखा मैं आपको नंबर दे दूंगा, रिकॉर्ड ऑफ गुड्स इंपोर्टेड लिखा मैं नंबर दे दूंगा। आगे सारे तो पूरे लिखने पड़ेंगे क्योंकि इनमें डिटेल है ही नहीं कोई, डिटेल तो सिर्फ A, B और C में थी। तो कहते हैं इनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली दफा मैंने 9 नंबर रखे थे, इस बार मैंने 4 नंबर रखे हैं। तो 4 नंबर रखे हैं तो डिटेल में आप चले गए तो दीवाने हो जाओगे, मैं आपको दीवाना कहूंगा, मस्ताना कहूंगा। ओके, वापस आ जाए भाई, जिन हजरात ने तशरीफ लाना था ले आए हैं, ये इनके दोस्त सभी रास्तों में हैं। सेक्शन 8 पे थे हम। सेक्शन 8 पे कल हम इतनी जरूरी बात कर रहे थे कि घर जाके भी सबसे यही बातें करते रहे। सेक्शन 8 में पॉइंट 8 जो कल हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि बिल्डिंग के अंदर इनइमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, पेंट है, पाइप्स हैं, वायर्स हैं, सीमेंट है, ये सारी चीजें जो है वो इनपुट अलाउ नहीं होगा। ये पहली बात हमने पढ़ी थी। बट एक्सक्लूडिंग फिर हमने डाला था। बट एक्सक्लूडिंग का मतलब है 3 चीजें इसमें शामिल होंगी। नंबर 1, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स क्या है कि एक बंदा है, वो कहते हैं मैं तैयार छतों का कारोबार करता हूं। अब वो किसी से खरीदता है और आगे डॉलेंस को मिसाल के तौर पर बेचता है, तो डॉलेंस तो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करेगी ना, डॉलेंस की बात नहीं कर रहा मैं। वो जो तैयार छतें वाला कारोबार है, जो किसी से खरीद रहे और डॉलेंस को बेच रहे, तो उसके लिए तो परचेज पे 17 और सेल पे 17 लगाने की इजाजत होगी। प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग। गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल, अब एक बंदा है, कहता है मेरी पेंट की दुकान है, मैं ICI से खरीद रहा हूं पेंट और डॉलेंस को बेच रहा हूं, तो इस बंदे को तो अपनी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत है, क्योंकि इसने खरीदी है पेंट एक्वायर्ड फॉर सेल। और डायरेक्ट यूज इन प्रोडक्शन ऑफ टैक्सेबल गुड्स का क्या मतलब है कि होंडा पेंट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करे, यानी रॉ मटेरियल पेंट यूज करे और फिर AC के ऊपर पेंट करे, या प्लास्टिक यूज करे और फिर AC में यूज करे, या वायर्स या पाइप्स AC के अंदर जो है वो लगाए। तो ये 3 बातें थी जो एक्सेप्शन थी। ये डॉलेंस की बुक्स थी पॉइंट 3 में, और पॉइंट 2 में पेंट शॉप थी, और पॉइंट 1 में तैयार छतों वाले की शॉप थी। ये भी लिख लें, तैयार छतों वाले की शॉप थी। ओके, चलें जी। गुड्स यूज्ड, पेज 449। गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और परमानेंटली अटैच्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी।
सच एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, पेंट, इलेक्ट्रिक पाइप्स, वायर्स, केबल्स, बट एक्सक्लूडिंग तैयार छतें, जिसका कारोबार हो खरीदने बेचने का, जिसका कारोबार हो पेंट खरीदने बेचने का, या हम होंडा वाले डायरेक्टली यूज कर लें उन चीजों, सॉरी डॉलेंस वाले डायरेक्टली यूज कर लें उन चीजों को एसी बनाने के लिए। नेक्स्ट, व्हीकल्स, इसको भी ब्रैकेट में ले लें जी भाई। व्हीकल्स, व्हीकल्स, ये पेज कौन सा बनेगा? 451। अच्छा बस ऐसा करें कि डॉलेंस के एडमिन ऑफिस में मूव करें। ये भी डॉलेंस की बुक्स हैं, लिखते हुए शर्मा रहा है साथ वाला, आज शर्मा सर आए। ये भी डॉलेंस की बुक्स हैं भाई। डॉलेंस ने एम्प्लॉइज को कोई गाड़ियां लेके दी होंगी, इन गाड़ियों की परचेज पे भी डॉलेंस को 17 लगाने की इजाजत नहीं है। हालांकि होंडा ने जब इनको गाड़ियां बेची होंगी तो 30 लाख वाली गाड़ी 35 लाख 10 हजार की बेची होगी, लेकिन मेरे भाई असल में गाड़ी मशीन नहीं है ना जो एसी बना रही है, गाड़ी तो वैसे डॉलेंस ने एम्प्लॉय को लेके दी हुई है। तो इसलिए डॉलेंस अगर गाड़ी खरीदे तो डॉलेंस इस गाड़ी को एसी बनाने में इस्तेमाल तो नहीं करेगा बराह रास्त तो मशीन को इस्तेमाल करेगा एसी बनाने में, ना कि गाड़ी को इस्तेमाल करेगा। इसलिए डॉलेंस अगर गाड़ी खरीद ले अपने एम्प्लॉयज के लिए तो इनकी परचेज डेड हो जाती है। डॉलेंस एडमिन ऑफिस में पंखा लगा ले तो इसकी परचेज डेड हो जाती है। डॉलेंस फर्नीचर खरीद ले तो इसकी परचेज डेड हो जाती है। डॉलेंस गीजर खरीद ले इसकी परचेज डेड हो जाती है। डॉलेंस ओवन खरीद ले इसकी परचेज डेड हो जाती है। डॉलेंस जनरेटर खरीद ले इसकी परचेज डेड हो जाती है। तो इसका मतलब है आज जाके क्या पता चला कि परचेजेस किन परचेजेस पे 17 लगाने की जाता है? जो परचेज मशीन है आपकी और जो एसी के लिए रॉ मटेरियल है, बस इन दो चीजों को हम ग्रीन सिग्नल देंगे कि जो मशीन आपकी पड़ी हुई है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एसी या रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग एसी, बस। इसके अलावा बाकी सारी परचेजेस पे 17 लगाने की इजाजत नहीं है। मैंने इधर येलो कलर किया हुआ है, आप येलो कलर का पहन के आगे बहुत जबरदस्त टाइम पे आया करो कल से। समझ आ गई बात भाई? क्लियर? तो ये सारे इलेक्ट्रिकल आइटम्स, व्हीकल्स वगैरह, गैस अप्लायंसेस, ये सारी चीजें इनकी परचेज पे भी 17 लगाने की इजाजत नहीं है। पढ़ें, आई में आए व्हीकल्स। जाहिर बात है अगर व्हीकल लेंगे तो बाद में उसके पार्ट भी लेने पड़ेंगे। एम्प्लॉय को व्हीकल लेके दी हुई है, बाद में हो सकता है इसका टायर दोबारा लेने पड़े, उसके पार्ट्स भी लेने पड़े। व्हीकल्स और पार्ट ऑफ व्हीकल्स, एक ही दफा गौर गौर से बातें सुने। इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट। अच्छा जी, अब आगे ये एक्सक्लूजन्स आ रही हैं, इसका मतलब है इन पे इनपुट अलाउ होगा। आगे एक्सक्लूजन्स आ रही हैं, इसका मतलब है इन पे इनपुट अलाउ होगा। क्या मतलब? एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर मैंने आपको अक्सर बताया है, दुकानों के ऊपर वो जो डिजिटल मशीन होती है, कभी हम उसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन कह रहे होते हैं, कभी हम उसे इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर कह रहे होते हैं। तो वो जो दुकानों के ऊपर मशीन सी पड़ी होती है जिसके ऊपर आप जाके जो है वो कोई चीज़ खरीदते हैं, तो फिर जो है उस मशीन पे चीज़ का वजन भी हो रहा होता है, ग्रीन कलर के डिजिट में उसकी प्राइस भी लिखी हुई आ रही होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर आप खरीद लें तो इसकी परचेज पे भी 17 लगाने की इजाजत है। और आगे तो कल आपको बता दिया था एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल। एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और रीसेल, ये देखें। However, if above items are not used in office, rather they are bought for resale, then input is allowed। फिर इनपुट अलाउ है। मिसाल के तौर पे अब एक बंदा कहता है डॉलेंस वाले तो गीजर को अपनी फैक्ट्री में लाके जो है वो रखेंगे ताकि एम्प्लॉय जो है वो गर्म पानी से जो है वो हाथ धोएं और वुजू करें। डॉलेंस वाले तो ओवन अपनी फैक्ट्री में इसलिए लाके रखेंगे हम उनके जो एम्प्लॉयज आए हुए हैं वो गरम गरम खाना खाएं, बेगम ने तो सुबह का बना के दे दिया हुआ है, अब इधर आके गर्म कर लें, हंस रहे तू। और डॉलेंस वाले जो है वो जनरेटर तो इसलिए लाके रखेंगे थे कि लाइट चली जाए तो डॉलेंस वाले जनरेटर को जो है वो ऑन कर लें। तो ये डॉलेंस वालों का तो मकसद ये होगा। लेकिन अगर एक बंदा है वो कहता है कि मेरी जनरेटर की दुकान है और मैं जो है जनरेटर बनाने वाले से जनरेटर खरीद रहा हूं और डॉलेंस को बेच रहा हूं, तो उस बंदे को तो परचेज पे 17 लगाने की इजाजत होगी। अगर एक बंदा है वो कहता है मेरी पंखों की दुकान है, मैं रॉयल फैन से पंखे खरीदता हूं और रॉयल फैन से पंखे खरीद के डॉलेंस वालों को बेचता हूं, तो उसकी तो दुकान है, तो उसको तो परचेज पे 17 लगाने की इजाजत होगी। इसी तरह एक साहब हैं वो कहते हैं मेरा गाड़ियों की जो है वो मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरर हूं, गाड़ियां बना के बेचता हूं, तो होंडा वाले तो 100 वाली गाड़ी 17 की बेचेंगे। लेकिन डॉलेंस वालों के लिए ये परचेजेस इसलिए डेड होंगी कि डॉलेंस वालों ने तो इनको एज अ फिक्स्ड एसेट खरीद लिया है और इस्तेमाल करके फेंक देंगे। इन्होंने तो आगे बेचना नहीं है, इन्होंने तो इस्तेमाल करके फेंक देना है। लेकिन अगर एक बंदे की जनरेटर की दुकान है या एक बंदे की पंखों की दुकान है, वो तो कहेगा मैंने रॉयल फैन से खरीदूंगा, खरीद के इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस्तेमाल करने के बजाय आगे बेच दूंगा। तो अगर ये चीजें आपने सेल के लिए खरीदी हुई हैं फिर इनकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत है। लेकिन अगर ये चीजें आपने फिक्स एसेट के तौर पे खरीदी हुई हैं, आपने इस्तेमाल करनी है डॉलेंस वालों ने और इस्तेमाल करके फेंक देनी है, तो फिर आपके इसके इनपुट को 17 लगाने की इजाजत नहीं है। साथ वाले को मुस्कुरा के देखें, कहीं नहीं है, देख लें, कुछ नहीं हो जाता। हद होगी आप लोग की, इतनी भी कंजूसी क्या है, इसी तरह दोस्ती बनती है। अब नहीं अनजान सा बैठ गया आज, तो खैर है, क्या हो गया यार। जी बिल्कुल, किधर बोले थे आप? अच्छा, एक्सक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर एंड एक्सक्लूडिंग गुड्स एक्वायर्ड फॉर सेल और
खरीद से। अगर यही चीजें आपने बेचने के लिए खरीद ली हैं तो फिर आपको इनकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत। अच्छा, कुछ परचेज ऑफ सर्विसेज है जिसपे 17 लगाने की इजाजत नहीं है। कुछ परचेज ऑफ सर्विसेज है जिसपे 17 लगाने की इजाजत नहीं है। वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं? सर्विसेज कई होती हैं भाई, अकाउंटिंग सर्विसेज होती हैं, टीसीएस की सर्विसेज होती हैं, लॉयर सर्विसेज होती हैं, कई किस्म की कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं। तो कई सर्विसेज हैं। सर्विसेज अल्लाह का शुक्र है एक भी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सर्विसेज के ऊपर एक सर्विसेज का जो लॉ है उसमें, प्रोविंशियल लॉ है सूबों का लॉ, उसमें मना कर दिया गया कुछ सर्विसेज की परचेज पे 17 नहीं लगा सकते। अब वो सारी लिस्ट हमारे लॉ ने इधर नहीं दी। उसने कहा है कि फलां लॉ ऐसा है जो मना करता है सर्विसेज की परचेज पे 17 लगाने से। अगर उस जैसी आपने कोई सर्विस ले ली तो उस सर्विस की परचेज पे भी आप 17 नहीं लगा सकते। मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पे होंडा कार्स वाले कहते हैं हमने कोई लॉयर की सर्विसेज ली, अब लॉयर को 1 लाख की बजाय 1,17,000 पे किए, तो ये 17,000 जो है वो डेड हो जाएगा इनके लिए। लेकिन ये कौन कौन सी सर्विसेज का इनपुट डेड होता है वो कम से कम हमारे सिलेबस में नहीं है। तो जहां तक हमारे सिलेबस में लाइन है वो पढ़ ले। पॉइंट जे, सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ, सादा कर लें शक अंग्रेजी, सर्विसेज फॉर विच इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट ट्रस्ट काट दें, इनपुट टैक्स इज बार्ड। बार्ड का क्या मतलब होता है? रोक देना, मना करना। सर्विसेज फॉर विच इनपुट इज रोक, किसने रोका, किसकी हिम्मत है? अंडर प्रोविंशियल लॉ, प्रोविंशियल लॉ ने रोका हुआ है। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? फिर भी सर कोई 1-2 मिसालें आ जाएं, क्यों? हाथ दो भी। तो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनकी परचेज पे 17 लगाने की इजाजत नहीं है? जिनको प्रोविंशियल लॉ ने मना कर दिया, बस उन सर्विसेज की परचेज पे 17 लगाने की इजाजत नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, ये तो निहायत ही एक रटा प्रोग्राम है। इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मशीन और इक्विपमेंट, टैक्सेबल एट 7%। इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी और इक्विपमेंट टैक्सेबल एट 7%। ये जो लोग इंपोर्ट करते हैं ना एग्रीकल्चर मशीनें, इन पे इनकम टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेज मैं नहीं बात कर रहा, इनकम टैक्स को छोड़ें, इन पे सेल्स टैक्स लगता है जरूर। तो इंपोर्ट करेंगे आप एग्रीकल्चर मशीन, तो आप लाख वाली मशीन जब इंपोर्ट करेंगे तो हुकूमत से 7,000 मांगती है, लेकिन वो 7,000 भी डेड कर देती है अगर आप अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। बहरहाल न्यूमेरिकली तो ये आएगा नहीं, आ गया तो पहली तो बात है इस पे टैक्स नॉर्मल देते हैं या कम देते हैं? कम देते हैं। तो लाख वाली चीज है तो उसके आपको 1,07,000 की पड़ जाएगी, यानी 7,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे तो मैंने आपको बताया था परचेज ऑफ मशीन न्यूमेरिकल में शो करते हैं, लेकिन ये वाहिद ऐसी मशीनरी है जिसकी परचेज क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। ये ऐसी मशीन है जिसकी परचेज डेड है। ओके जी भाई, ये मैंने येलो में हाईलाइट किया है। मोहतरम आप खड़े हो जाएं और इसकी मिसाल दे दें। नहीं, अगला वाला पॉइंट एल। सर जो जिसमें सर आगे जनरेटर आगे वो टेक्स्ट नहीं देखिए वो मेरे को। एक्सेलेंट, बैठ जाए। कल ही तो बात की थी यार, ये तो रेपिटेशन है। ये जो उर्दू में बात की थी ये नहीं याद? ये वाली बात उसने नीचे दोबारा लिख दी है। क्या बात की थी? जो परचेज होंडा ने अपने रिटर्न में डाली है, अगर वो जनरल टायर अपने रिटर्न में ना शो करे या होंडा जनरल टायर को टैक्स दे दे और वो आगे गवर्नमेंट को जमा, तो होंडा इस परचेज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। याद आ रहा होगा मैंने आपको कुछ बातें की थी। मैंने कहा था 3 जिम्मेदारियां हैं। होंडा के पास बिल होना चाहिए, होंडा जो 1,17,000 जनरल टायर को दे, जनरल टायर उसमें से 17,000 हुकूमत को जमा करवा दे, और जनरल टायर को चाहिए कि अपनी सेल के अंदर जो है रिटर्न जब बना रहा हो अपनी सेल के अंदर होंडा को की हुई सेल जरूर डाले। ये 3 शराइत अगर पूरी होंगी तो होंडा का परचेज रिकॉर्ड करने की इजाजत है। इस बुनियाद पे पढ़ें। सच गुड्स एंड सर्विसेज, एंड सर्विसेज को ऐसे ब्रैकेट में ले लिया करें ना, बस लिखा करें चुप करके। अब सर्विसेज को मजबूरन साथ साथ थ्योरी में तो लेके चलना ही है, वैसे ब्रैकेट में ले लिया करें। सच गुड्स, सच टायर्स which at time of filing of return by Honda return फाइल करी थी, have not been shown by General Tire as sale। ये मैं अपनी तरफ से लफ्ज डाल रहा हूं, as sale। as sale का लफ्ज मैंने सप्लायर के आगे डाला है। such tires which at the time of filing of return by Honda have not been shown by General Tire as sale in his return, और he has not paid the tax due as indicated in his return। जाके देखिएगा अंग्रेजी ऊपर वाली है, जाके देखिएगा ऊपर वाली अंग्रेजी है। So that is all about this point. Next,
ओके जी मोहतरम, बात कर ली आपने, बहुत ही मुनासिब बात करें आप तो। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई आप। कुछ समझ आ रही है? शायद आपको याद हो, टैक्स इनवॉइस में हमने क्लास पढ़ा था कि जो बंदा अनरजिस्टर्ड है, अगर वो आपकी दुकान पे चीज लेने आए तो उससे एनआईसी ले लें उसका। ये देखें ना, सेक्शन 23 में हमने पढ़ा था, ये पेज नंबर 455 पे, पेज 455 पे देखें इधर। अगर मिसाल के तौर पे डॉलेंस वाले होंडा वालों के पास गाड़ी लेने आए हैं तो नेम, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ डॉलेंस बस काफी है। लेकिन अगर कोई बुरा बच्चा गाड़ी लेने गया है या कोई अच्छा बच्चा गाड़ी लेने गया है, जैसे सरासिफ गाड़ी लेने चले गए, तो ये दोनों अनरजिस्टर्ड है। सरासिफ इसलिए अनरजिस्टर्ड है कि ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, और कोई पिछली गली में जिसकी फैक्ट्री और होलसेलर है और अपने आप को जानबूझ के रजिस्टर नहीं करा रहा, वो इसलिए अनरजिस्टर्ड है, ही इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड बट नॉट रजिस्टर्ड। तो सरासिफ अगर सॉरी डॉलेंस वाले अगर होंडा के पास गाड़ी खरीदने जाएं तो फिर होंडा वाले उनसे मांगेंगे बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन अगर सरासिफ या वो बुरा बच्चा गाड़ी खरीदने चला जाए तो फिर वो उससे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मांगेंगे, बल्कि उससे क्या मांगेंगे, एनआईसी मांगेंगे या एनटीएन मांगेंगे। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा क्लियर? तो होंडा वालों ने ये कोई एग्जाम्प्ट सेल की होली कुरान की, होंडा वालों ने फिर टैक्सेबल सेल की 0% पे, मुरलीधरन को गाड़ी बेच दी। होंडा वालों ने टैक्सेबल सेल की एट 17%, किसको, डॉलेंस को, रजिस्टर्ड पर्सन को। फिर कुछ गाड़ियां बेची अनरजिस्टर्ड को, इधर 17 नहीं लगेगा, आपको पता है, इधर 17 के साथ एक और भी लगेगा, 3% फर्दर टैक्स लगता है 17 में डाल के। ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना मोबाइल, ऐसा ही है ना मोबाइल भाई। तो इधर 17 जमा 3 लगता है, ठीक है, एक तो आप इनकी जान लेते हैं। लेकिन एक और कैटेगरी सुने, अगर इन लोगों का एनआईसी आपने ऑब्टेन कर लिया तो अच्छी बात है, अगर इनका एनआईसी ऑब्टेन ना किया तो ये बुरी बात है, तो ये बुरी बात है। समझ आ गई बात? तो अगर होंडा कार्स के पास डॉलेंस वाले जाएं तो फिर तो वो रजिस्टर्ड हैं, उनका तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगे। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे सरासिफ से आपने एनआईसी मांगा, उन्होंने दिखा दिया। इसी तरह मिसाल के तौर पे सर मिस्टर एक्स गए, उनसे एनआईसी मांगा, उन्होंने नहीं दिखाया, नॉट ऑब्टेन्ड एनआईसी, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो है वो होंडा को क्या सजा मिलेगी, ये सुन लें। अच्छा यार, इनपुट के एतबार से बात करने लगा हूं। इनपुट के एतबार से मैं रेड मार्कर से अगर लिख दूं, इसका इनपुट क्या होता है, डेड हो जाता है। इसका इनपुट क्या होता है, रिफंड हो जाता है। जीरो रेट वाले का पता है, रिफंड हो जाता है इनपुट। इसका इनपुट भी न्यूमेरिकल के फेस पे लाके माइनस हो जाता है, आपको पता है, फेस पे माइनस हो जाता है। ये सारी डिस्कशन में किसके लिए कर रहा हूं, रेड मार्कर से, इनपुट के लिए। ये मैं रेड हटा दूं यहां से, यहां ब्लैक है। जितना रेड मार्कर से डिस्कशन हो रही है वो किसके लिए हो रही है, इनपुट के लिए। ये सारी बातें आपको पता है या नई बातें बता रहा हूं, पता है, पता है। और यार ये जो बुरे बच्चों को सेल होती है ना, इनका भी इनपुट माइनस करने की जाती होती है, ऐसी कोई मसला नहीं, फेस पे लाके माइनस हो जाता है इनका इनपुट। लेकिन हम जो सेक्शन पढ़े हैं वो कहते हैं इन वो गाड़ी जो आपने, वो होली कुरान जो बेचे उनके कागजों का इनपुट डेड, वो गाड़ी जो मुरलीधरन को बेची उसके टायरों का इनपुट वापस मिल जाएगा, वो गाड़ी जो आपने बेची सर डॉलेंस को
उनका इनपुट आपको फेस पे माइनस करने की इजाजत है। 90% ऑफ लोअर ऑफ लगा लोगों के हम करते होते थे, और इन लोगों का भी इनपुट आपको माइनस करने की इजाजत है जिनसे आपने एनआईसी ले लिया है। लेकिन अगर एक बंदा आपको एनआईसी देके नहीं गया तो उसकी गाड़ी में जो टायर लगाए उसका इनपुट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। तो सेलर को सजा मिल रही है कि बायर से एनआईसी मांगे। ये ऊपर उर्दू में लिख लें फिर नोट कर लें। सेलर को सजा मिल रही है कि बायर से एनआईसी क्यों नहीं मांगा। भाई ये सारा कराना मकसूद नहीं था, सिर्फ ये वाली चीज करानी थी आपको। देखें इधर, बाकी सारी चीजें आपको पता थी, ये वाली चीज करानी थी। सेलर को सजा, और ये आपने क्या लिखा है, डेड डेड फेस माइनस रिफंड, इनपुट की बहस है। सेलर को सजा मिल रही है कि बायर से एनआईसी नहीं मांगा। अगर गिवन हो। चलें जी, एग्जाम सेल का इनपुट क्या हो जाता है, डेड। जीरो रेट का टैक्सेबल एट 17% का फेस पे माइनस होता है। टैक्सेबल एट 17 जमा 3 में अगर एनआईसी दिखा दिया है फेस पे जाके, अगर एनआईसी नहीं दिखाया तो इनपुट डेड हो जाएगा। ये सारी डिस्कशन किसकी हो रही है, इनपुट की। पता नहीं क्या बन गया है। चले आगे चलें जी। जान देखिए बाहर निकल आना इसने, जान दो चलो जी। ये कौन सा पॉइंट था भाई, ये 21 का एम था जिसे मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन से। 21 का एम था, 21 नहीं 8 वो उधर वाला छाया हुआ है। बाय 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 बाय। द इनपुट ऑन, इसको गोद ले लिया करें ये जल्दी से, हीरोइना किसको, सर्विसेज को। द इनपुट ऑन गुड्स रिलेटिंग टू को छोड़ा करें यार, थोड़ी बहुत तो अंग्रेजी सही कर लिया करें। द इनपुट ऑन गुड्स ऑफ सेल्स मेड टू द इनपुट और गुड्स ऑफ सेल, द इनपुट ऑन गुड्स ऑफ सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑन प्रोरेटा बेसिस। प्रोरेटा इंशाल्लाह न्यूमेरिकल में हम देख लेंगे, जिसे आप अपोर्शनमेंट नहीं कहते, वो प्रोरेटा होता है। किसी न्यूमेरिकल में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा प्रोरेटा क्या होता है। वो जो कैलकुलेटर पे पकड़ के फिगरों को तकसीम कर रहे होते हैं, प्रोरेटा एलोकेशन। फॉर विच सेल इनवॉइस होंडा ने सेल इनवॉइस बनाई, वो जो टीचर मिस्टर एक्स की सेल इनवॉइस बनाई, फॉर विच सेल इनवॉइस डू नॉट बियर द एनआईसी नंबर और एनटीएन नंबर ऑफ द बायर। तो जिसके ऊपर बायर का एनटीएन नंबर नहीं आ रहा तो सजा उसके होंडा को मिल जाएगी। अगर वो बात उर्दू में नहीं लिखी, बेशक जहां पे लिख लें कि सेलर ने बायर का एनआईसी नहीं मांगा तो सेलर को सजा मिल रही है। तो कितनी गाड़ियों का इनपुट डिसअलाउ होगा, जो गाड़ियां आपने ऐसे बुरे बुरे बच्चों को बेची जो एनआईसी नहीं दे रहे अपना, या आपने उनसे एनआईसी नहीं मांगा, जो भी सिनेरियो। अच्छा यार ये तो हमने किया हुआ है, अगला वाला पेज नंबर 465। अगर टेलर सेलर है। अच्छा मोहतरम, एग्जाम सेल का इनपुट क्या हो जाता है, इस सफे पे काफी ज्यादा तो नहीं आपने लिख लिया, गन तो नहीं मच गया ज्यादा, पेज 465 पे एग्जाम सेल का इनपुट क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। डन। तो फिर माइनस किसका होता है, सिर्फ टैक्सेबल सेल का। टैक्सेबल सेल का फेस पे माइनस हो जाता है और जीरो रेट सेल का हुकूमत रिफंड कर देती है। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील्स इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सेल, इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील्स इन टैक्सेबल एंड, आपको पता है टैक्सेबल एट जीरो भी टैक्सेबल ही होती है। इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील इन टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सेल, पेज 465 पे किया था। ही कैन माइनस, रिक्लेम माइनस, ही कैन माइनस ओनली सच प्रोपोर्शन ऑफ टैक्स एज रिलेट टू, वो सिर्फ कौन सा माइनस कर सकता है, टैक्सेबल वाला। 462 फेस में माइनस कर लेगा और ये रिफंड लेके माइनस हो जाएगा, एक तरह का ये रिफंड मिल जाएगा। तो इफ अ रजिस्टर्ड पर्सन डील्स इन बोथ टैक्सेबल एज वेल एज नॉन टैक्सेबल सेल, आगे क्या लिखा हुआ है, ही कैन ओनली माइनस दैट पोर्शन ऑफ इनपुट एज रिलेट टू टैक्सेबल सेल, जो कि सेल से रिलेट करे टैक्सेबल सेल से।
ये बात तो पहले होगी भी आपसे। सड़क पे कारपेट बेचने वाला अपना इनपुट माइनस कर सकता है? नो। होंडा अपना इनपुट माइनस कर सकता है? जी। सड़क पे कारपेट बेचने वाला कॉटेज इंडस्ट्री है, ही इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो उसके धागे का इनपुट डेड हो जाएगा। ओनली अ रजिस्टर्ड पर्सन कैन डिडक्ट और क्लेम इनपुट, अनरजिस्टर्ड लोग इनपुट अपना डिडक्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसमें एक और सिनेरियो है कि होंडा ने एक अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की, एनआईसी की कैद से बाहर आ जाए, अब एनआईसी का चक्कर ही नहीं, एनआईसी ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक और नई बात करने लगा, होंडा ने एक अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल की, हुकूमत ने कहा इसे बेचना ही नहीं था, ये बदमाश है, इसे तुमने गाड़ी बेचनी नहीं थी, और इसे तुमने गाड़ी बेच दी है, तो बेचने का नुकसान ये होता है कि सड़कों के ऊपर जो सलेंसर निकाल के घूम रहा होता है। 2-3 दफा पहले हमने इसको पकड़ा, तो होंडा तुमने इसे गाड़ी बेचनी नहीं, टोयोटा वाला तुमने भी नहीं बेचनी, सुजुकी वाला तुमने भी नहीं बेचनी। तो अब जो है वो हुकूमत ने सेलर को मना कर दिया कि फलां बायर को आपने गाड़ी बेचनी नहीं। अब एनआईसी लो ना लो, आपको इजाजत नहीं है उसे गाड़ी बेचने की, लेकिन अगर आप बेच दें उससे गाड़ी, तो अगेन सजा ये मिलेगी होंडा को कि उसके टायरों का इनपुट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब लोगों के बिजनेस में तो हम नहीं रोक सकते, होंडा तो अगर 2-3 गाड़ियां वो इकट्ठी लेने आ जाए तो होंडा का दिल पिघल जाना है, उन्हें कहना छोड़ इमरान खान कल ले जाए गाड़ियां, तो उसने 3-4 गाड़ियां उसको बेच देनी है, तो इसलिए लोगों के बिजनेस को डिस्करेज कम से कम हम नहीं कर सकते। बहरहाल अगर होंडा ने गाड़ियां बेचनी है, शौक से बेचे, उसे हुकूमत ने मना भी किया हुआ है, तो बेच दे गाड़ी, लेकिन इसका नुकसान क्या होगा बाद में? भाई बहुत से काम ऐसे होते हैं दुनिया में जो कानून की वायलेशन में हो रहे होते हैं, तो उनका कोई ना कोई हल होना चाहिए। तो हमें करने का हल ये है कि अगर होंडा फिर भी बाज नहीं आ रहा तो उसका इनपुट क्या कर देंगे, डेड कर देंगे। बहुत से रेजिडेंशियल इलाकों में कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनी हुई है, अब वो बनी हुई है, कई सालों से बनी है, लोग जुर्माने दिए जा रहे हैं, हुकूमत वाले आते हैं उनको जुर्माना दे, तो ये ना कहिएगा कि वो होंडा की हिम्मत कैसे हुई गाड़ी बेचने की, बेची जा रहा है, बस बेच रहा है तो सजा सुनने क्या मिलेगी। द बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज, फेडरल मिनिस्टर इन चार्ज को ब्रैकेट में ले लें, ये जो लाइन लिखी हुई है, द बोर्ड में स्पेसिफाई गुड्स, मुझे डर है 2-3 दिन में किसी का सवाल आ जाने ग्रुप पे, जो ब्रैकेट में लेते हैं इसको याद नहीं करना पेपर में, अच्छा करने, द बोर्ड में करना है, द बोर्ड में स्पेसिफाई गुड्स, ये रूल गिनी चुनी चीजों के लिए होगा या हर चीज के लिए होगा? में स्पेसिफाई गुड्स, चुनी चुनी, सारे को नाक के पकड़ेगा नहीं, द बोर्ड में स्पेसिफाई गुड्स विच आर होंडा, लिख लें, कुछ नहीं होता, खुदा के लिए लिख लिया करें, क्या हो जाएगा, विच आर होंडा कैनॉट सेल टू बुर्रा बच्चा, कैनॉट सेल टू, आईडी कार्ड लेके बेचें या बेच ही नहीं सकते, और आईडी कार्ड तो साइड पे रखें, बेच ही नहीं सकते। The board may specify goods which a Honda cannot sell to a बुरा बच्चा. If Honda has made the sale, he will charge output. टैक्स तो लिया जाएगा, he will charge output. 100 वाली गाड़ी उसे 120 की बेचेंगे हम, but he cannot claim input. ये कमर काट दें, डन। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में कुछ स्पेसिफाइड गुड्स पे ओके, ओए होए होए खत्म भी हो गया यार सेक्शन 21 ने, तो जान ले ली थी हमारी, और ये सेक्शन शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। चलो मैं अगली 2 क्लासों में दोबारा पढ़ा दूंगा, रिवाइज हो जाए मुझे। आगे चलें जी, इनपुट टैक्स दैट इज एडमिसिबल, अब ये इनएडमिसिबल नहीं है, इनपुट टैक्स दैट इज एडमिसिबल। अच्छा चलें इसको मैं देखता हूं, 1 मिनट, पहले जरा नीचे आ जाए। सेक्शन 73, ये वही हेडिंग है, सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट एडमिसिबल, यानी इनपुट क्रेडिट नॉट अलाउड, वही हेडिंग है, सर्टेन ट्रांजैक्शंस नॉट एडमिसिबल। पेमेंट फॉर अ ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग 50,000 एक्सक्लूडिंग बिजली के बिल shall be made by cross check or other banking channel, otherwise input will be disallowed. मोहतरम होंडा एटलस कार ने 80,000 रुपए का टेप रिकॉर्डर खरीदा है गाड़ी में लगाने के लिए। होंडा कार्स ने 80,000 का टेप रिकॉर्डर खरीदा गाड़ी में लगाने के लिए। होंडा कार ने 80,000 का टेप रिकॉर्डर खरीदा गाड़ी में लगाने के लिए। होंडा कार के लिए क्या ये रॉ मटेरियल होगा? बिल्कुल, गाड़ी में लगाने के लिए खरीदा। तो रॉ मटेरियल का इनपुट तो क्या होता है? अलाउ होता है, लेकिन फिर भी ये इनपुट अलाउ डिसअलाउ हो जाएगा। डिसअलाउ क्यों होगा? नहीं हमारे पास तो जाली बिल नहीं है, हमारे पास तो जेन्युइन बिल है। नहीं हमारे पास तो जेन्युइन बिल है। ये तो हमने इस पे जो टैक्स बनता था वो टेप रिकॉर्डर वाले ने आगे जमा भी करवा दिया हुकूमत के खजाने में। ये होंडा ने अपनी परचेज में डाला टेप रिकॉर्डर वाले ने तो इसको अपनी सेल
था, इसका तो हमारे पास जनरल बिल मौजूद है, तो इसका इनपुट क्यों डिसअलाउ करने लगे हो, लॉ में करने का आपकी तकरीर बंद होगी। तो ये सुन लें, कैश में दिया आपने। अच्छा पहले दसना सी, तो ये ट्रांजेक्शन जो है वो किस में हो गई है, कैश में हो गई। बाकी सारी कंडीशंस पूरी होती, ट्रांजेक्शन कैश में हो गई। लेकिन अगर ये ट्रांजेक्शन ना 20,000 रुपए की होती फिर खैर थी, वो तो छोटी मोटी होती है ना, तो छोटी मोटी ट्रांजेक्शन कैश में चलती है। 50,000 से ऊपर की ट्रांजेक्शन कैश में नहीं चल सकती। तो अगर आप 50,000 से ऊपर की परचेज करें कैश में, तो वो क्या हो जाएगी, तो वो परचेज शी विल डाई, वो मर जाएगी। क्या मर जाएगी, परचेज मर जाएगी, डेड हो जाएगी। मतलब द रीजन इज कि ये बाबा जी नीचे बैठे हैं, कैश। ओके, नोट शूट तो करना नहीं होता आपने, छोड़ो यार, आप रिकॉर्डिंग करो अपनी। इधर आ जाए यार, ऑनलाइन वाला। पेमेंट फॉर ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 50,000। हाँ, बिजली के बिलों वगैरह को आपको पता है कि पाकिस्तान में अगर कैश में पे करते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, तो एक्सक्लूडिंग यूटिलिटी बिल को ब्रैकेट में ले लें, यानी इनको अगर आप कैश में पे कर भी दें तो खैर है। पेमेंट फॉर ट्रांजेक्शन एक्सीडिंग 50,000 शैल बी मेड बाय क्रॉस चेक और अदर बैंकिंग चैनल, अदरवाइज इनपुट विल बी डिसअलाउड टू बायर। बायर को इनपुट डिसअलाउ होता है ना, इनपुट तो होता ही बायर का, अदरवाइज इनपुट विल बी डिसअलाउड टू बायर। अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, पेमेंट मस्ट बी मेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ बायर। होंडा को पेमेंट किससे करनी चाहिए, बिजनेस बैंक अकाउंट से। पेमेंट मस्ट बी मेड फ्रॉम द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ होंडा टू द बिजनेस बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर। होंडा का भी बिजनेस बैंक अकाउंट हो और जनरल टायर का भी बिजनेस बैंक अकाउंट हो, होंडा का भी बिजनेस बैंक अकाउंट हो, टेप रिकॉर्डर वाले का भी बिजनेस बैंक अकाउंट हो। बैंक अकाउंट ऑफ बोथ बायर एंड सप्लायर शुड बी शोन टू बोर्ड। बोर्ड को वो अकाउंट पता हो। बिजनेस बैंक अकाउंट भी ऐसे हो जो बोर्ड को पता हो, यानी बोर्ड को आपने नॉलेज दे के बताया, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको पता है बैंक का नंबर वगैरह जमा करवाना होता है, एग्जाम में पढ़ा था, तो बोर्ड को आपने वो बताया हो। डिक्लेयर का मतलब हर जगह होता है शो, बोर्ड को आपने बताया हो। बैंक अकाउंट ऑफ बोथ बायर एंड सेलर शुड बी डिक्लेयर टू बोर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, एट द टाइम ऑफ, और अगर बाद में आपने अपना चेंज करवा लिया है थ्रू चेंज ऑफ पर्टिकुलर सब्सिक्वेंटली, तो फिर आप बाद में चेंज भी करवा सकते हैं। बोर्ड को बता दें यार मेरा बैंक अकाउंट जो है सिल्क बैंक में था, लेकिन सिल्क में जो है वो पेन ही नहीं है, तो मैंने मिजान बैंक में जमा करा दी। तो अगर आपने जो है वो बैंक अकाउंट चेंज करवा लिया तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, इफ कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, वैसे तो लिखा ही हुआ ऊपर, इफ अबव कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड बायर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट टैक्स। तो अगर होंडा कैश में पेमेंट कर देगा जनरल टायर को, फिर भी इनपुट डिसअलाउ है। और मजे की बात सुने, अगर चेक बना के दे तो एक शर्त है, चेक बिजनेस बैंक अकाउंट होंडा का भी हो और जनरल टायर का भी बिजनेस बैंक अकाउंट हो। अगर होंडा ने बिजनेस बैंक अकाउंट से पेमेंट कर दी, लेकिन जनरल टायर के ओनर ने कहा था मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर ना करो, मेरी वाइफ के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो, तो ऐसी सूरत के अंदर इनपुट अलाउ नहीं होगा, क्योंकि होंडा का तो बैंक अकाउंट यूज हुआ लेकिन जनरल टायर वाले का बैंक अकाउंट यूज नहीं हुआ। खाक है, वो कहता रहे मेरी बीवी ही मेरे लिए बैंक है सबसे बड़ी, इस तरह की बातों में नहीं आएंगे हम। अच्छा, इफ अबव कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड, अगर ऊपर वाली शराइत पूरी ना हो तो बायर विल नॉट बी, बीवी से ही पैसे लेते हैं ना लोग अक्सर, इसलिए मैं आप लोग बात नहीं समझ। इफ अबव कंडीशंस आर नॉट फुलफिल्ड बायर विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम इनपुट, तो बायर इनपुट जो है क्लेम नहीं कर सकता। बस ठीक है, ये दो चार बातें हैं, इसको छोड़ दें। यहाँ पे हम अब ब्रेक ले रहे हैं, इंशाल्लाह कल से ऑनवर्ड यहाँ से आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ तक अभी ब्रैकेट लगा लें। ओके, बस ये एक बात थी, इसको देख लें। ये किसकी बुक्स होंगी, डॉलेंस की बुक्स होंगी, सेल ऑफ एसी। अच्छा, डॉलेंस ने एसी बेचा किसी बंदे को, वो घर से क्या ले आया, कुर्सियां, और क्या ले आया, पैसे ले आया। लेकिन ये वाले जो पैसे हैं ना, ये पैसे चेक फॉर्म में होने चाहिए। हालांकि ये 50,000 से कम है, हालांकि ये 50,000 से कम है। ये वाले पैसे किस फॉर्म में होने चाहिए, इसमें ये अमाउंट्स और मैं कम कर देता हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अमाउंट्स में और कम कर देता हूं, इसको 18,000 कर ले शक, तो 20-38,000। अगर ट्रांजैक्शन प्योरली कैश में ना हो बल्कि पार्टली इन कैश हो और पार्टली इन, तो फिर ऐसी सूरत में अगर 50,000 से कम भी पेमेंट है तो भी चेक के थ्रू होनी जरूरी है, वरना इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। आप बता दें, ये जो है क्या नाम है इसका शहजादे का, डॉलेंस, डॉलेंस वाले क्या बेच रहे हैं, एसी। सेल क्रेडिट कर दी 38 से, समझ आ रही है, 38 पैसे आने थे, पैसों की बजाय चेक आया 18 का, और 20,000 की क्या आ गई, शेयर्स आ गई। ये लाइन यहां लिख लेना पिछले सफे पे, जो इनपुट टैक्स इज एडमिसिबल वाला है, पिछले सफे पे ना, इनपुट टैक्स इज एडमिसिबल, तो वहां पे ये लिख लें जनरल एंट्री। एक मिनट में शो करो। पेज नंबर
ओके पढ़ें। Where goods are sold and the sum received is partly in cash and partly in, then input will be allowed subject to the conditions. Goods received in kind are taxable. Chairs भी taxable होनी चाहिए, यानी ये ना chairs exempt sale हो, chairs taxable होती हैं. Goods received are shown in records, मतलब journal entry उसकी हुई हो. The balance amount बकाया पैसे even if less than 50,000 is received through cross banking. तो तीन शराइत बता दें इस ट्रांजैक्शन के लिए अगर इनपुट अलाउ कराना है. गुड्स आर टैक्सेबल, गुड्स रिसीव्ड लिखा हुआ है शायद, हाँ रिसीव्ड चेयर्स, गुड्स रिसीव्ड आर टैक्सेबल. दूसरी बात रिकॉर्ड्स में शो करते हैं, चलो एंट्री वगैरह करते हैं आगे. द बैलेंस अमाउंट अगर 50,000 से फिर भी क्रॉस टैक्स से पे करनी चाहिए. ओके पेज 456 पे आ जाए. पेज 458 पे ऐसी 5-7 मिनट ये पढ़ लें, कोई काम की चीज नहीं है. स्पेशल रिटर्न, फाइनल रिटर्न. स्पेशल रिटर्न क्या होगी? इन एडिशन टू रिटर्न अंडर सेक्शन 26. सेक्शन 26 अभी हमने पढ़ा नहीं, वो वही मंथली रिटर्न है जो हमें पता है, जिसका हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं. इन एडिशन टू मंथली रिटर्न a registered person shall furnish a special return within such date and covering such period as specified by board. मिसाल के तौर पे covering such period 5 days की रिटर्न, covering such period से मुराद 5 days की रिटर्न होंडा बनाए. अब इसमें क्या है, उसमें इसने गवर्नमेंट को टैंक सेल किए हैं, गवर्नमेंट को 5 दिन में टैंक बेचे हैं, तो इसकी कोई रिटर्न अलग से बना के दिखा दे. इस रिटर्न का क्या नाम होगा? स्पेशल रिटर्न. ये मंथली के एडिशन में होगी या ये जमा करा दें तो मंथली ना भी जमा कराए खैर है, मंथली के एडिशन में होगी, इन एडिशन टू रिटर्न. सही है. तो ये अलग से बस डिटेल आपने देनी होगी, टैक्स तो नहीं डबल जमा कराना होगा हुकूमत को, जाहिर सी बात है, बस अलग से आपने हुकूमत को बताना होगा यार हमने जो है वो 5 दिन तक आपको टैंक बेचे थे, उसकी सेल की रिटर्न ये बन रही है. रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश स्पेशल रिटर्न विद इन सच डेट एंड कवरिंग सच पीरियड एज स्पेसिफाइड. इसमें क्या क्या लिखा होगा? क्वांटिटी, मैन्युफैक्चर्ड, उसके लिए टायर वगैरह कितने परचेज किए थे, कितनी चीजें बेची, कैसे बेची, और पेमेंट ऑफ एरियर. एरियर होता है टैक्स के बकाया जात, और टैक्स के बकाया जात अगर कोई है वो हुकूमत को आपने पे कर दिए या नहीं किए. अच्छा, अगला बड़ा जुल्म है, कारपेट सेलर से भी रिटर्न मांगी जा सकती है, लेकिन जाहिर बात है उसका इनपुट तो आपको पता डेड है और उसने 100 वाला कारपेट 100 का ही बेचा हुआ है, लेकिन ऐसी हुकूमत कभी कह दे यार तुम अपनी रिटर्न जरा जमा करा दो, हमें पता चले तुम्हारी सेल परचेज कितनी है. टैक्स तो उसने नहीं जमा करवाना होगा. द कमिश्नर मे रिक्वायर एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट. ऊपर जो है लिखा होता बोर्ड कह दे, इधर कमिश्नर कह दे. द कमिश्नर, ये फर्क है, इधर बोर्ड लिखा है, इधर कमिश्नर लिखा है. द कमिश्नर मे रिक्वायर एनी पर्सन वेदर रजिस्टर्ड और नॉट टू फर्निश अ रिटर्न एंड द पर्सन शैल फर्निश इट. अब इसमें क्या याद रखना है? बोर्ड शैल से टू फर्निश एंड द पर्सन शैल फर्निश इट बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड बाय द कमिश्नर. कितने दिनों में जमा करवानी है? बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड बाय कमिश्नर का मतलब है जो कमिश्नर कह दे उतने दिनों में आपको जमा करवानी पड़ेगी. अगली कौन सी रिटर्न है? फाइनल रिटर्न. वो जब वो बंदा जमा करा के जाएगा जो अपने आप को डी रजिस्टर करवा रहा है, तो जाते जाते आखिरी रिटर्न जमा करवा के जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनल रिटर्न. A person applying for deregistration shall before deregistration furnish a final return to the commissioner. The manner and time will be directed by commissioner. Return assumed लिख लें, कुछ नहीं होता. Return assumed to have been made. अच्छा जी, अगर आप रिटर्न जमा करवा दें तो क्या समझा जाएगा? ये रिटर्न जो है वो आपने जमा करवाई है या किसी और ने जमा करवाई है? कहते हैं अगर आप रिटर्न जमा करवाएं, आपका एजेंट जमा करवाए, हम यही अज्यूम करेंगे आपने जमा करवाई है बस. A return filed by an appointed representative, आपका एजेंट अगर आके जमा करवा दे, shall be assumed as having been filed by the person, तो समझा जाएगा पर्सन नहीं जमा करवाई है. Unless contrary is proved का मतलब बता दें क्या है? Unless के उसके बरखिलाफ आप आके कह दे भाईजान ये मेरा एजेंट नहीं है. जैसे मिसाल के तौर पे इमरान खान की रिटर्न शेख रशीद जमा करा दे, तो रिटर्न फाइल्ड बाय शेख रशीद लिख लें. रिटर्न फाइल्ड बाय शेख रशीद shall be considered as having been filed by इमरान खान. लेकिन शेख रशीद कौन है? इधर एजेंट है, उसका एजेंट है. तो शेख रशीद ने इमरान खान की रिटर्न जमा करा दी, समझा जाएगा किसने जमा कराई है. बट अगर इमरान खान खुद आके कहते भाईजान मैं नहीं जानता शेख रशीद को, तो फिर ये रिटर्न इमरान खान की नहीं होगी. अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, अनलेस के कॉन्ट्रेरी साबित हो जाए.
अच्छा जी, लगे हाथों एक और बात और आखिरी बात आज की करते चलें, लगे हाथों ये भी साथ ही खत्म हो जाए। आप अनरजिस्टर्ड बंदे को हैवी सेल नहीं कर सकते, आप अनरजिस्टर्ड बंदे को हैवी सेल नहीं कर सकते। इधर ले आओ कैमरा। आप अनरजिस्टर्ड बंदे को एक महीने में करोड़ रुपए से ज्यादा सेल नहीं कर सकते। आप अनरजिस्टर्ड बंदे को एक महीने में करोड़ रुपए से ज्यादा सेल नहीं कर सकते। सर ये क्या एनआईसी वाली कोई बात है? ना 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 ना, एनआईसी ले या ना ले वो अलग बात है। एनआईसी ले या ना ले, अनरजिस्टर्ड बंदे को आप करोड़ से ऊपर की सेल कर नहीं सकते। समझ आ गई बात? आज हमने 2-3 अजीब बातें पढ़ी हैं। नंबर 1, अनरजिस्टर्ड बंदे से एनआईसी ना ले तो हमारा इनपुट डेड। एक और बात पड़ी थी, अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल ही ना करें, लेकिन वो स्पेसिफाइड गुड्स थी, गिनी चुनी गुड्स थी, वो गिनी चुनी गुड्स थी। अगर अनरजिस्टर्ड बंदे को गिनी चुनी चीज बेच दी आपने, जिसको हुकूमत ने मना किया हुआ था उसे बेचो ही ना। एक तीसरी बात मैंने क्या की है वो बता दें, अनरजिस्टर्ड बंदे को 1 करोड़ रुपए से ऊपर की सेल कर ही नहीं सकते। एक महीने में करोड़ रुपए से ऊपर की सेल नहीं कर सकते। और अगर एक महीने में करोड़ रुपए से ऊपर की सेल करती तो होंडा को क्या सजा मिलेगी? यानी अनरजिस्टर्ड बंदा आया और अनरजिस्टर्ड बंदे ने आके होंडा एटलस कार को कहा मुझे चाहिए 3 गाड़ियां, तो एक गाड़ी 40 लाख की, तो 1 करोड़ 20 लाख की गाड़ियां आपने उसे बेच दी, तो ये आप सेल। और अगर कर दें तो कर दें यार, कर दें, फिर 3 गाड़ियों के अंदर 15 टायर लगेंगे, 5 होते हैं ना एक गाड़ी में टायर सब नहीं डाल के, तो 3 गाड़ियों के अंदर 15 टायर लगेंगे, 15 टायरों का इनपुट डेड हो जाएगा। तो आज की तीसरी बात बता दें अनरजिस्टर्ड बंदे के बारे में। आज की पहली बात क्या पड़ी थी? अनरजिस्टर्ड बंदे से एनआईसी मांगना है, ना मांगने की सजा मिलेगी। दूसरी बात क्या पड़ी थी कि अनरजिस्टर्ड बंदे को गिनी चुनी गुड्स सेल कर ही नहीं सकते। स्पेसिफाइड गुड्स का लफ्ज लिखा हुआ था, वो यही लिखा हुआ था शायद, वो 0.6 लिखा हुआ था ना, किधर लिखा हुआ था? में स्पेसिफाइड गुड्स, गिनी चुनी गुड्स उसे बेच नहीं सकते। दानों की बात, ये तो जनरल सी बात थी, ये तो जनरल सी बात थी, कोई स्पेसिफिक बात नहीं थी। और तीसरी बात बड़ी स्पेसिफिक, क्या? अनरजिस्टर्ड बंदे को एक महीने में 1 करोड़ से ज्यादा की सेल नहीं कर सकते। अगर कर दी तो होंडा को क्या नुकसान होगा? होंडा का इनपुट क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, डेड हो डेड। आ होंडा डोंडा आ होंडा कैन मेक सेल टू अप टू 10 मिलियन पर पर्सन पर मंथ। क्लियर? ये 10 मिलियन कितना बनता है? 1 करोड़ रुपए बनता है। और साल में उसे 10 करोड़ से ज्यादा की सेल नहीं कर सकते। ये न्यूमेरिकली नहीं आएगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकली तो आपको पता है कि साल के न्यूमेरिकल नहीं होते, न्यूमेरिकल हमारे महीने के होते हैं, तो ये न्यूमेरिकली आपको नहीं आएगा। न्यूमेरिकली बस ये बात याद रखें, लेकिन थ्योरी क्या तक अगली बात याद रख लें। सब महीने में कितने की सेल नहीं कर सकते अनरजिस्टर्ड को? महीने में 1 करोड़ की, और साल में 10। आप तो कह रहे होंगे महीने में 1 करोड़ तो साल में 12 करोड़ होना चाहिए, अपनी अकल ना लगाएं खुदा के लिए, ठीक है? तो महीने में 1 करोड़ से ज्यादा की सेल नहीं कर सकते और साल में 10 करोड़ से ज्यादा की सेल नहीं कर सकते। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर ये बात पूरी ना हुई, द होंडा फैसला लिखते नहीं ये लोग, आप लिखा करते जब मैं ऐसे बोलता था, हाँ गुड, इसलिए द होंडा शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम ऑन दैट टायर्स। कौन सी गाड़ियों वाले टायर? जो किसको बेची हैं? अनरजिस्टर्ड बंदे को बेची। लेकिन यार कुछ लोग ऐसे हैं, वैसे इसमें अनरजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आप बेच भी सकते हो। अबव प्रोविजन शेल नॉट अप्लाई टू सेल मेड टू फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल। फेडरल गवर्नमेंट भी सेल टैक्स में तो रजिस्टर नहीं होती ना, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करवा के क्या कारनामा मार लेना है? इमरान खान ने आई मैं अपने आप को मेंबर बना क्या करना? तो फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। तो खैर फेडरल गवर्नमेंट को बेचें चीजें, आप कोई मसला नहीं। तो फेडरल गवर्नमेंट को बेच दें, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बेच दें, लोकल गवर्नमेंट को गाड़ियां बेचने कोई मसला नहीं। डिप्लोमेट्स आए होते हैं बाहर के मुल्क के, या कोई प्रिविलेज पर्सन माजूर हैं, कोई और बंदे हैं, इनको आप बेच दें, या किसी को वैसे आपने प्रिविलेज देना है, हुकूमत ने कहा इसको प्रिविलेज दो, तो 5-6 लोगों को अगर आप गाड़ियां बेचना चाहते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जनरल रूल क्या है? ये तो ऐसी एक्सेप्शन है, इसको छोड़ने पर। जनरल रूल क्या है जी? अनरजिस्टर्ड बंदे को हम 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ियां नहीं बेच सकते। ओके, जी पेज 490 क्वेश्चन 58 जी, मैं एक मिनट लेता हूं। क्वेश्चन 58, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990 एंड रूल्स मेड देयरअंडर, आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच अ रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू माइनस इनपुट टैक्स। सर्कमस्टांसेस बताएं जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन इनपुट टैक्स नहीं माइनस करता। फेक इनवॉइस में इनपुट नहीं माइनस कर सकता, ठीक है? वो कागज जो कुरान में यूज हुआ उसका इनपुट माइनस नहीं कर सकता। कितनी बातें कल के पढ़े हैं हम। ये बिल्डिंग यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो है वो माइनस नहीं कर सकता। ऐसी सर्विसेज जिस पे सेल्स टैक्स बाहर कर दिया हो, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट के ऊपर इनपुट माइनस नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा हमने पढ़ी है। तो सेक्शन 21
21 नहीं 8, रजिस्टर्ड पर्सन इज नॉट अलाउड टू माइनस इनपुट, सेक्शन 8। बल्कि सेक्शन 73 में भी एक बात आज हमने पढ़ी थी, वो मैंने पढ़ी थी 50,000 से ऊपर की परचेज, उसका भी इनपुट माइनस नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। अच्छा हाँ वो भी कर सकते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन मे बी लायबल फॉर डी रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिफाई सर्कमस्टांसेस इन विच अ रजिस्टर्ड पर्सन मे बी लायबल फॉर डी रजिस्ट्रेशन। एक बंदा कब अपने आप को, वो सर्कमस्टांसेस बताएं जब रजिस्टर्ड बंदा अपने आप को रजिस्टर करवाए। अगला चैप्टर निकालें, चैप्टर 23 है, चैप्टर 23 में ढूंढे जरा, ये 22 में नहीं है भाई, ये चैप्टर 23 में ढूंढे। 4 60 11 का सिर्फ 1। अब जरा सवाल पढ़े क्या था। सर्कमस्टांसेस कितने रह गए, सर्कमस्टांसेस इन विच रजिस्टर्ड पर्सन मे बी लायबल फॉर, रजिस्टर्ड बंदा अपने आप को कब लायबल फील करे डी रजिस्टर करवाने के लिए, बताएं जी। जब उसका बिजनेस बंद हो जाए, जब उसकी सेल, तो लिख देखें एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल अप्लाई फॉर डी रजिस्ट्रेशन। मुझे नहीं पता चला वो क्यों हंसी आई, मैं पहले हंस देता हूं। अच्छा जी अब आ जाएं क्वेश्चन नंबर 64। 64 का 2 और 3, डिफरेंस बिटवीन जीरो रेट एंड एग्जाम सेल, सुबह सुबह बताया था, अब रात हो गई है। अच्छा पॉइंट 3, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सेस सेल्स टैक्स कलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन। एक्सेस सेल्स टैक्स, एक्सेस, एक्स्ट्रा, जरा जाके ढूंढे, कहां भी भूला होगा ना, जाके ढूंढे, याद नहीं आना। एक्सेस, एक्स्ट्रा, फर्दर, ये 2-3 नाम थे, ढूंढे जरा। एक्सेस किधर था, 3 नंबर का आया हुआ है 446, वो नहीं, वो हैवी बाइक वाला सीन था, बाइक भगा के चला गया था अपनी। अच्छा पेज नंबर कौन सा है, 446। शहजादे हैं आप लोग, जबरदस्त हैं, चलें आगे चलें, छिक्के रखे हैं सारे, पास पेपर खत्म कर 8 है 70 है। अच्छा क्वेश्चन 65, अनदर प्रोविजन सेल्स टैक्स एक्ट 1990, कम से कम चलो ये तो होगा ना, आज तक फिर याद करने लग जाएंगे, वरना तो आपने लिफ्ट नहीं कराई हुई थी। अंडर प्रोविजन सेल्स टैक्स एक्ट 1990 आइडेंटिफाई द सर्कमस्टांसेस इन विच अ रजिस्टर्ड पर्सन मे बी लायबल फॉर डी रजिस्ट्रेशन। वही सवाल है, तो पास पेपर इसलिए आप शौक से करेंगे कि रिपीट भी हो रहे हैं सवाल, जीरो रेट एग्जाम वाला भी रिपीट हुआ है सवाल, और ये वाला भी सवाल रिपीट हुआ है। ओके अच्छा, हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द फॉलोइंग रिटर्न्स, स्पेशल रिटर्न किसने जमा करवानी है। तो यार अभी पढ़ के आए हैं, जिसको एफबीआर कह दे या जिसको कमिश्नर कह दे, ऑल्सो मेंशन द ड्यू डेट्स, और कब तक जमा करवानी है, जो वो तारीख बताएगा, कोई तारीख नहीं वहां लिखी हुई थी। स्पेशल रिटर्न है, बाकी 3 छोड़े अभी, उसमें इंशाल्लाह कुछ बहस है, वो मैं बाद में करूंगा। डन ओके। डिफरेंस बिटवीन, आ जाके होती, डिफरेंस बिटवीन जीरो रेट एंड एग्जाम्प्ट सेल, क्लियर। जाए यार जाए, बंद कर।